हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग नेशनल इनकम और उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स का जो चैप्टर था उसको कवर करते करते हम लोग पहुंचे हैं जो हमारे पास लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर और 8th लेक्चर। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग समझेंगे नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है। ठीक है, जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है वो क्या होता है, और वेलफेयर का टॉपिक हम लोगों को आज के लेक्चर में समझना है। सो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना और आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा बच्चे। ठीक है, सो आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें बच्चे। तो सबसे पहले टॉपिक है नॉमिनल जीडीपी। देखो, द वर्ड नॉमिनल क्या होता है, कहता है इट रेफर्स टू जीडीपी एट करंट प्राइस। मतलब क्या कि जो नॉमिनल जीडीपी होता है ना, जो नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, वो रेफर करता है जो जीडीपी के प्राइसेस होते हैं, कि जो जीडीपी हमें मिली है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें मिला है, वो मिला है करंट प्राइसेस पे, जो फिलहाल में प्राइस चल रहे हैं। करंट प्राइस का मतलब क्या, उसके अंदर क्या इंक्लूड हो गया बच्चे, टैक्सेस आ गए उसके अंदर। अब जो करंट प्राइसेस हैं वो टैक्स के अंडर में आएंगे। ठीक है, कहता है जीडीपी आउटपुट इज वैल्यूड एट करंट प्राइसेस। एक नॉमिनल जीडीपी के अंदर जो प्राइसेस होते हैं, जो आउटपुट होगा जीडीपी का, वो करंट प्राइस के हिसाब से। जैसे मेरे पास 5 साल पुराना कोई सामान है, उसको मैं आज बेच रहा हूं, मार्केट में आज निकाल रहा हूं, तो उस पर आज के प्राइस लगेंगे और जीडीपी में वो आज के प्राइस पे इंक्लूड होगा। ठीक है, आगे कहता है करंट प्राइसेस आर द प्राइसेस प्रीवेलिंग इन द ईयर इन विच प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। कहता है करंट प्राइस, उस पर वो प्राइस लगेंगे। करंट प्राइस का मतलब है वो वाले प्राइस जिस साल में प्रोडक्शन हुई थी। अभी मैंने 2 मिनट पहले कहा था कि आज के प्राइसेस लगेंगे, नहीं, पर दूसरे ही पॉइंट में उसने अपनी डेफिनेशन को क्लियर कर दिया। कि मैंने एग्जांपल दिया था कि 5 साल पहले कोई सामान बनाया था और उसको आज बेच रहे हैं मार्केट में, तो करंट प्राइस हम लोग आज के साल को मानेंगे, नहीं। उसने दूसरे पॉइंट में यही क्लियर कर दिया, मैंने जानबूझ के वो बताया था आपको, ताकि आपकी हाफ नॉलेज क्लियर हो और हाफ नॉलेज आपको यहां से मिल जाए। उसने कहा कि जो इस साल में हम लोगों को मिल रहे हैं वो इस साल के नहीं होंगे, जिस साल में प्रोडक्शन हुई थी, जिस साल का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, उस साल के प्राइसेस को हम लोग मानेंगे भाई। ठीक है भाई, आगे कहता है इट रिफ्लेक्ट द चेंज इन आउटपुट ड्यू टू, कि भाई नॉमिनल जीडीपी के कारण हमारे आउटपुट में क्या चेंज होते हैं। जैसे कि जो प्राइस है चेंजिंग है, जो प्राइस चेंज हो रहा है। अब करंट प्राइस का मतलब क्या, पहले साल तो 5 रुपए थे, अब वो 20 रुपए हो चुके हैं। भाई नॉमिनल जीडीपी में तो प्राइस चेंज होता रहता है। ठीक है, दूसरा कहता है क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी प्रोड्यूस चेंजिंग, कि जो कमोडिटी की क्वांटिटी है वो प्रोड्यूस की जा रही है, वो बदलती रहती है। ठीक है, तो कहता है कि नॉर्मल जीडीपी निकालने का तरीका हमारे पास सिंपल है, क्वांटिटी इनटू प्राइस। जितनी क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 क्वांटिटी है, प्राइस है मेरे पास करंट ईयर, उस करंट ईयर के 10 रुपए, तो 10 गुना 10, मेरे पास नॉमिनल जीडीपी कितनी आई, मेरी 100 आ गई, 100 आ चुकी है बच्चे। ठीक है, और ये जो क्वांटिटी है ये किस चीज की, ये सिर्फ वो फाइनल गुड्स और सर्विसेज की है, कोई इंटरमीडिएट गुड्स की नहीं है, यहाँ पर सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज की है जो उस अकाउंटिंग ईयर में बनाए गए हों भाई। ठीक है, तो आगे कहता है बच्चे, एक छोटी सी टेबल है आपके लिए, मैं दिखा रहा हूं इसको। यहाँ पर देखो एक एग्जांपल दे रहा है किसके अंदर, ये कि जो ईयर 1 है जिस साल में प्रोडक्शन हुई है, ईयर 2 जिस साल में प्राइस चेंज हुए हैं। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल है। कमोडिटी है हमारे पास वीट की और क्लोथ की। ठीक है, आप लोग जो आपके पास बुक है उसमें भी देख लेना, वीट की और क्लोथ की है। मैंने भी यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट चूज करके आपको बताने की कोशिश की है। कहता है कमोडिटी है वीट की। ठीक है, आउटपुट देखना ईयर 1 के अंदर। ठीक है, ईयर 1 में आउटपुट कहता है मेरे पास कि पहले साल में आउटपुट निकला 20 यूनिट्स का। ठीक है भाई, आउटपुट निकला मेरे पास 20 यूनिट्स का। जो प्राइस थे उसके, ईयर 1 में प्राइस थे उसके 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, क्वांटिटी थी मेरे पास 20 यूनिट्स की, प्राइस थे 3 के, तो टोटल आउटपुट कितना हुआ वैल्यू का, 60 हो गया भाई। ठीक है, उसी साल मेरे पास एक प्रोडक्ट और था, क्लोथ था, आउटपुट हमारे पास 15 यूनिट्स का। पहले साल में प्राइस थे उसके 5 थे, तो टोटल कितना हो गया, 15 गुना 5 75, 60 पहले थे। तो उस साल में टोटल जीडीपी मेरी कितनी थी, 130
5 की थी। ठीक है, अब अगले साल क्या हुआ बच्चे, प्राइस हो गए चेंज, अगले साल हुए प्राइस चेंज भाई, जो ईयर 2 है आप लोग उसमें देखना। ठीक है, बुक में बता दूं आपको मैं, आपके बुक में बताया गया है, बुक में एक पहला ईयर है, पहली टेबल, उसी के अंदर दूसरी टेबल है जहां पर दूसरा ईयर बताया गया है। अब दूसरे ईयर पे देखना आप, ईयर 2 पे आउटपुट वही सेम, आउटपुट में कोई चेंज नहीं हो रहा बच्चे। ठीक है, आउटपुट में चेंज नहीं हो रहा, चेंज किस में हो रहा है, चेंज हो रहा है उन प्राइजेज में। प्राइस 3 से बढ़ के 5 हो गए, 5 से बढ़ के 6 हो गया, तो मेरी जीडीपी इंक्रीज हो गई। पर नॉमिनल जीडीपी कहता है कि ये तो सिर्फ उस करंट प्राइस को मानेगा जो उस साल के प्रिवेलिंग प्राइसेस थे। ठीक है, जो नए प्राइस आए हैं उनको नहीं मानने वाला बच्चे ये। ठीक है, कहता है इट शोज द रियल जीडीपी राइजेस व्हेन आउटपुट राइजेस, के नॉमिनल जीडीपी मतलब क्या है, जब सिर्फ वो बात करता है किस चीज की, कहता है नॉमिनल जीडीपी में बात करता है वो कि जो क्वांटिटी और हमारे प्राइजेस हैं, जो प्रिवेलिंग प्राइस है, करंट ईयर के प्राइजेस हैं, उस पर बात करता है जीडीपी को वो। ठीक है, तो हमारे पास ये थी हमारी जो नॉमिनल जीडीपी थी। कुछ पॉइंट्स हैं इसके जो टेबल में आपको बताया है, टेबल शो करती है बच्चे आपको कि जीडीपी हैज इंक्रीज। अब आपकी टेबल ने आपको शो किया बच्चे कि हमारी जीडीपी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, जो मेरे पास जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं वहां पर देखना आप लोग, हमारी जीडीपी 135 से इंक्रीज होकर 190 हो चुकी है, और बुक के एग्जांपल के अकॉर्डिंग वो 5000 से इंक्रीज होकर 30,000 हो चुकी है। मतलब जीडीपी की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, पर क्या आउटपुट इंक्रीज हुआ है, आउटपुट तो सेम है, दोनों जगह आउटपुट तो सेम है, चेंज क्या हुआ है बच्चे, चेंज हुआ है प्राइस। ठीक है, तो इसलिए नॉमिनल जीडीपी में आएगा जो वो करंट ईयर के प्राइसेस थे, नए वाले प्राइसेस नहीं, पुराने वाले प्राइस, जिस साल में वो गुड्स प्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, तो ये था। आगे कहते हैं आउटपुट हैज रिमेन कांस्टेंट इन बोथ ईयर्स, आउटपुट सेम है दोनों साल में। राइज इन जीडीपी ड्यू टू राइज इन प्राइस, के जीडीपी में राइज हो रहा है किसके कारण, प्राइस राइज होने के कारण। ठीक है, आगे कहता है इन्फ्लेशनरी ट्रेंड नीड्स टू बी डिस्काउंटेड टू गेट एक्चुअल चेंज इन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहता है जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है वो एक्चुअल आउटपुट को निकालने के लिए चेक किया जा रहा है। और लास्ट में कहता है यूज ऑफ रियल जीडीपी, कि इस नॉमिनल जीडीपी के लिए हम लोग रियल जीडीपी का भी इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चे रियल जीडीपी में प्राइस तो रहते हैं कांस्टेंट, रियल जीडीपी में उल्टा होता है, प्राइस रहते हैं कांस्टेंट, जो आउटपुट होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास नॉमिनल जीडीपी। ठीक है भाई, अब आता है आपके पास रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है, कहता है जीडीपी मेजर्स एट कांस्टेंट प्राइस। यहां पर हम लोग कांस्टेंट प्राइस के ऊपर जीडीपी को मेजर करते हैं, ना कि करंट प्राइस के ऊपर। नॉमिनल जीडीपी हम लोग कहां मेजर कर रहे थे, करंट प्राइसेस के ऊपर, और रियल जीडीपी में जो कांस्टेंट प्राइस है। कहता है वैल्यू करंट ईयर्स आउटपुट यूजिंग बेस ईयर प्राइस, के जो करंट ईयर का आउटपुट है, इस साल का आउटपुट है, उसके लिए हम मानेंगे जो बेस ईयर के प्राइस है। बेस ईयर का मतलब कोई हम लोग एक साल को बना देते हैं कि ये बेस ईयर है भाई। ठीक है, जैसे मैंने क्या कर लिया, 2010 से लेके 2020 तक का मैंने डेटा इकट्ठा कर लिया। मैंने कहा कि इसके लिए जो 2011 में प्राइसेस थे उनको मैं बेस ईयर मानता हूं। 2010 से लेके 2020 तक जितने भी साल आउटपुट आएगा उस पे मैं कौन से ईयर के प्राइस यूज करूंगा, 2011 वाले। मैंने एक बेस ईयर चूज कर लिया कि हर बार सब पे यही बेस होगा। ठीक है, आगे कहता है राइज इन जीडीपी रिफ्लेक्ट्स राइज इन आउटपुट, के जो जीडीपी में राइज होगा वो क्या शो करेगा कि आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है, जबकि नॉमिनल में आउटपुट तो कांस्टेंट था। ठीक है, तो टेबल है, फिर से वही देख लेना आप लोग, टेबल, बुक की टेबल भी और ये भी टेबल भी। यहां पर भी देखना आउटपुट है मेरे पास पहले साल वीट का 20, क्लोथ्स का 15, प्राइस थे 3 और 5 रिस्पेक्टिवली। वैल्यू हमारे पास वही, वैल्यू ऑफ आउटपुट वही 60 और 75 135 हुआ। सेम बुक में देखना आप लोग, वही 20 50 20 10 और 5 मेरे पास क्लोथ वीट शुगर का है मेरे पास डेटा। ठीक है, आउटपुट मेरे पास वही 5000 का हुआ। अगले साल देखना आप लोगों के लिए क्या हुआ है कि जो आउटपुट है हमारे पास, आउटपुट है क्लोथ का, वीट का, शुगर का, वो इंक्रीज हो चुका है। 20 से बढ़ के वो 20 रहा है, 15 से बढ़ के वो 15 रहा है, प्राइसेस भी कांस्टेंट रहे हैं। ठीक है, आउटपुट में कुछ चेंज नहीं दिखाया इसने यहां पर आउटपुट भी चेंज हो सकता है। उसने ऐसा तो कुछ नहीं कहा बच्चे कि आउटपुट कांस्टेंट रहेगा, ऐसा तो उसने कुछ नहीं कहा। आउटपुट कांस्टेंट भी रह सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। उसने तो सिर्फ एक बात कही है कि प्राइजेस कैसे रहेंगे, प्राइस कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, प्राइस रहेंगे कांस्टेंट।
अब अगले साल देखना आपके प्राइजेस फिर से वही सेम है बच्चे, 3 और 5 और 100, 5 और 500। मैंने 3, 5 बोले जो मैंने वीडियो में एग्जांपल दिया है, 100, 5 और 50 ये जो बुक के अंदर एग्जांपल है। यहां पर सिर्फ उसने रियल जीडीपी में कांस्टेंट प्राइस की बात की है और वहां पर उसने नॉमिनल जीडीपी में करंट प्राइसेस की बात की है भाई, तो आउटपुट आपका वही कांस्टेंट है भाई, ठीक है। तो ये आपके लिए था रियल जीडीपी। अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई कि जो नॉमिनल जीडीपी आप लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, जो जीडीपी नॉमिनल जीडीपी जो करंट ईयर की जीडीपी है उसको आप लोग निकाल लेते हैं, उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे किसमें, जो आपकी रियल जीडीपी होती है उसमें कन्वर्ट कैसे करेंगे। पर उससे पहले आप लोग देखना कि एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो आपको मैं वैसे नॉर्मली समझा देता हूं कि जो जीडीपी एट करंट प्राइसेस होते हैं उनको मॉनेटरी जीडीपी या फिर नॉमिनल जीडीपी भी कहते हैं, ठीक है। जो मार्केट वैल्यू निकालती है किसकी, गुड्स और सर्विसेज की, मार्केट वैल्यू की बात की गई है भाई। और रियल जीडीपी में क्या उल्टा, जो कांस्टेंट प्राइस की होती है उस पे जो मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स और सर्विसेज की प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एस्टिमेटिंग यूजिंग द बेस ईयर प्राइस। एक बेस ईयर के प्राइस मान लेते हैं, उसके हिसाब से हम लोग रियल जीडीपी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। देखना आप लोग कि रियल जीडीपी को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, रियल जीडीपी निकालनी है हम लोगों को या फिर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसके लिए, जीडीपी एट करंट प्राइसेस, मतलब जीडीपी एट करंट प्राइसेस। इसका दूसरा नाम भी क्या है बच्चे, दूसरा नाम है इसका नॉमिनल जीडीपी। उसको डिवाइड कर देंगे किससे, जो प्राइस इंडेक्स है। अब आपके लिए जो प्राइस इंडेक्स है वो कैसे निकालेंगे वो भी आपको मैं बताऊंगा निकलता कैसे, कि जो प्राइस इंडेक्स होगा उससे डिवाइड कर देंगे, इनटू में 100 होगा, ठीक है। और नॉमिनल जीडीपी कैसे निकलती है, रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स डिवाइड बाय 100। इसी ऊपर वाले फॉर्मूले को हम लोग जरा सा अप एंड डाउन कर लेते हैं और यहां से हमारा ये पूरा का पूरा हमारा क्लियर हो जाता है बच्चे, ठीक है। ये प्राइस इंडेक्स क्या होता है, तो ये आपके लिए था। अब प्राइस इंडेक्स की बात आई है भाई, ये प्राइस इंडेक्स क्या होता है बच्चे, तो देखो प्राइस इंडेक्स होता है बच्चे जो बेस ईयर का प्राइस हम लोग चूज करते हैं। प्राइस इंडेक्स होता है जो बेस ईयर का प्राइस हम लोग चूज करते हैं। अब मुझे तो रियल जीडीपी निकालनी है तो मुझे बेस ईयर का प्राइस चूज करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो प्राइस इंडेक्स वही जो बेस ईयर का मैं प्राइस चूज कर रहा हूं, वो प्राइस का इंडेक्स क्या, कैसे चल रहा है प्राइस, उसका भी तो एक पर्टिकुलर इंडेक्स होता है, प्राइस इंडेक्स हमारा वहीं से निकलता है भाई, ठीक है। तो ये था इसका, ये था हमारे पास कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी भाई, ठीक है। आगे कहता है वो हमारे पास जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जीडीपी को हम लोग डिफ्लेट कैसे करते हैं, आप लोग वो देखना। कहता है कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइसेस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब होता है जो नॉमिनल जीडीपी होती है और रियल जीडीपी होती है, इन दोनों के बीच में एक एवरेज या फिर रेशो कि कौन सी कितनी घट रही है बढ़ रही है, एवरेज क्या है इसकी, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर। डिफ्लेट करना, कैसे चेंज हो रही है, रियल से नॉमिनल पे जा रही है या नॉमिनल से रियल पे आ रही है, क्या रेशियो है, तो इन दोनों के बीच की रेशियो है, ठीक है। जो जीडीपी एट नॉमिनल को हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी एट करंट प्राइसेस, रियल को हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है। तो नॉमिनल और रियल के बीच में रेशियो क्या है, या फिर जीडीपी एट करंट प्राइसेस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, इनके बीच में एवरेज या फिर रेशियो क्या है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, जीडीपी एट उसको हम लोग कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है भाई। निकालने का इसका वही तरीका, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, रेशियो निकल जाएगी वहां से हमारी। वो तो आप सबको पता है, 10th तक आपने सबने रेशियो निकाली है, रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चन किए ना सभी ने, वहीं से सेम वाला फॉर्मूला बच्चे, ठीक है। तो आपके पास ये था जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। आप लोग एग्जांपल भी देख लेना, मेरे पास एक मैं आपको ईयर 2 की बता रहा हूं, ईयर 2 की जीडीपी डिफ्लेटर। यहां पर क्या था बच्चे कि 190 तो मेरे पास क्या निकला था, जो नॉमिनल जीडीपी थी। आप लोग अपने बुक के एग्जांपल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जैसे आपको पहले ईयर में आपके पास नॉमिनल जीडीपी कितनी थी, 30,000 थी, ठीक है, और रियल जीडीपी कितनी उस टाइम पे 3,000 थी, ठीक है। तो आप लोग वहां से उसको निकाल सकते हैं। मैंने बुक का अपने पास एग्जांपल लिया समझाने के लिए कि 190 डिवाइड बाय 135, ये 190 कहां से आया, देखो मैं आपको पुरानी स्लाइड्स में बता देता हूं। ये वाले प्राइजेस बच्चे देखो, ये वाला जो ये प्राइस था मेरा, वो ये मेरे पास वैल्यू निकली 190 ईयर 2 की, ये मेरी नॉमिनल जीडीपी आई है। करंट ईयर की तो जीडीपी ये वाली है ना, करंट ईयर की जीडीपी तो यही है।
रियल जीडीपी क्या थी एक्चुअल में, जो प्राइस पुराने वाले थे उसके हिसाब से थी, तो वो कितनी थी 135। ठीक है, तो इस हिसाब से मुझे जो जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है उसके लिए क्या करना बच्चे, 190 डिवाइड बाय 135 इंटू 100, 140.74। तो ये क्या निकला मेरा, कहता है एक्चुअल में ये है मेरे पास, इसको डिवाइड करते हैं हम लोग आगे 100 से, तो ऑन एन एवरेज प्राइस हैज राइजन फ्रॉम 41%, कि जो मेरे एवरेज प्राइस राइज हुए वो 41% राइज हुए हैं। ठीक है, वो मुझे जीडीपी डिफ्लेट कर रहे हैं कि रियल से नॉमिनल पे कहां जा रही है। ठीक है, देखो मैं आपको रियल और नॉमिनल एग्जांपल एक बार फिर बता देता हूं। रियल जीडीपी होगी जो कांस्टेंट प्राइस पे रहेगी। ठीक है, अब नॉमिनल जो करंट ईयर के प्राइस रहेंगे। मतलब क्या बच्चे, रियल तो जैसे क्या है, पुराने साल की प्रोडक्शन थी, उस पर अगर पुराने वाला वही प्राइस लगता तो वो रियल बन जाती। नया प्राइस आ गया, करंट ईयर के प्राइस आ गए हैं, तो वो नॉमिनल बन गई है। ठीक है, तो ये मेरे पास वो थी क्या, जीडीपी डिफ्लेटर। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपके पास जीडीपी और वेलफेयर क्या होता है, वो आप लोग देख लेना। सबसे पहले जीडीपी और वेलफेयर कहता है, देखो जीडीपी आप सबको पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज होती है मेरे पास, ठीक है, उन सब का सम टोटल एक काउंटिंग ईयर में मेरे पास वो जीडीपी होता है। वेलफेयर का मतलब होता है वो सामाजिक, वो सोशल वेलफेयर। ठीक है, लोगों के अंदर दान पुण्य नहीं बचे, सामाजिक जो सामाजिक कार्य किए जाते हैं, ठीक है, उनके लिए लोगों को सुविधाएं देने के लिए। ठीक है, अब कहता है क्या, रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। नॉमिनल जीडीपी तो दिखाता है आपको मार्केट की चीजें, मार्केट में क्या इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। रियल जीडीपी आपको दिखाता है कि सोशल वेलफेयर कितना है, समाज के अंदर वेलफेयर कितना है। क्यों, अगर प्राइसेस ज्यादा इंक्रीज कर दिए हम लोगों ने तो क्या वहां से तो प्रॉफिट कमाया जा रहा है। अगर प्राइस रखे कांस्टेंट तो मतलब ना तो नुकसान सेलर का है, ना उसको प्रॉफिट हो रहा है, और ना बायर को नुकसान हो रहा है, कांस्टेंट प्राइस पर बेची जा रही हैं चीजें। ठीक है, तो मतलब क्या, अगर रियल जीडीपी होगी तो वो शो करता है कि सोशल वेलफेयर कितना है। और वेलफेयर का मतलब क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन, कि सबको, जैसे अब तुम लोग हो भाई, ठीक है, तुम्हें सरकार की तरफ से जो जितने भी सोशल वेलफेयर के काम होते हैं, तुम्हें कितनी मिलती है वो चीजें। सरकार ने कहा है कि सबको हॉस्पिटलिटी मिलेगी, अगर कुछ भी तुम्हें दिक्कत होती है तो हॉस्पिटल में तुम्हें फ्री में इलाज मिलेगा। क्या सबको मिलता है? नहीं मिलता। मतलब वेलफेयर पर पर्सन है कैसा है, बहुत स्लो है, मतलब रियल जीडीपी से बहुत अलग है। ठीक है, आगे कहता है इंक्रीज इन रियल जीडीपी मींस इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। अगर रियल जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो मतलब इकोनॉमी के अंदर आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब आउटपुट का लेवल वो कैसे होगा कि लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होगा। वो कैसे होगा, जब उनको पैसे मिलेंगे, इनकम मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी। वो कैसे होगा, जब मार्केट प्राइस चलेंगे, और तभी रियल जीडीपी इंक्रीज होगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट में कहता है वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर मींस ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स टू पर पर्सन, गुड्स पर्सन, के भाई जो अवेलेबिलिटी है पर पर्सन के हिसाब से वो उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा। मतलब जैसे आपको हर गली मोहल्ले के हिसाब से एक स्कूल मिल जाए, एक हॉस्पिटल मिल जाए, आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाए, आप बाहर क्यों जाएंगे? आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, आप क्यों प्राइवेट उसमें हॉस्पिटल में जाएंगे? आप क्यों प्राइवेट स्कूल में जाएंगे जब सरकार सारी सुविधाएं देंगी? ये सब तो तभी आता है ना बच्चे, जब सरकारी सारी सुविधाएं नहीं दे पाती। ठीक है, तभी तो आती हैं चीजें। ठीक है, तो ये आपके पास जीडीपी और वेलफेयर था। कुछ लिमिटेशन भी है इस टॉपिक की। वो लिमिटेशन क्या क्या? सबसे पहले है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मतलब क्या बच्चे, लिमिटेशन क्या है इस जीडीपी और वेलफेयर के अंदर? लिमिटेशन है सबसे पहली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मतलब इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टर्न्स अनइक्वल, अगर ऐसा हो जाए बच्चे कि जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकम का बंटवारा होता है लोगों के बीच में समाज के अंदर, अगर वो अनइक्वल हो जाए, अमीर अमीर होता जाए, गरीब गरीब होता जाए, वेलफेयर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कंजम्पशन ऑफ जीडीपी। मतलब क्या कि अगर जीडीपी मे नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड, अगर जीडीपी हमारी वेलफेयर ओरिएंटेड ना हो, हमारी जीडीपी का मकसद ही ना हो कि वेलफेयर करें, उसका तो मकसद ही सिर्फ प्रॉफिट कमाना हो। अब इंडिया जैसा देश है, यहाँ पर सामाजिक कार्य चलते रहते हैं बच्चे। अमेरिका है, ब्रिटेन, फ्रांस, जिनको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, वहाँ तो वेलफेयर नाम की कोई चीज़ें नहीं होती। वहाँ तो सिर्फ मार्केट प्राइस चलता है भाई, प्रॉफिट चलता है वहाँ पे, तो वेलफेयर क्या होगा वहाँ पर? ठीक है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी जीडीपी का गोल क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, और नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर कोई बार्टर सिस्टम है, अगर वो स्टिल अभी भी है,
बार्टर सिस्टम चल रहा है, गुड्स के बदले गुड्स। हम जीडीपी को कब चेक कर पाएंगे? जब गुड्स के बदले कोई मनी या फिर कुछ ऐसी वैल्यू एक्सचेंज हो रही होगी, तभी हम लोग उसको बता पाएंगे कि जीडीपी इंक्रीज हो रही है। अगर बार्टर सिस्टम हो तब क्या कर पाएंगे? तब तो हम बता ही नहीं सकते कि जीडीपी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। उसमें तो गुड्स के बदले गुड्स ली गई। ठीक है, लास्ट पॉइंट में कहता है एक्सटर्नलिटीज, मतलब क्या? जो एक्सटर्नल इंपैक्ट्स हैं, मतलब क्या कि कोई प्राइस है, प्राइस और पेनल्टी है, फॉर दैट एक्सटर्नलिटीज ऑकर व्हेन, मतलब क्या? कोई बाहर की कंपनियां हैं, और बाहर की कंपनियां इन द सेंस बच्चे कोई कंपिटिटर्स हैं, कोई अदर थिंग्स, मैंने कहा था कि अदर थिंग्स जो अफेक्ट करती हैं एक्सटर्नलिटीज एक जीडीपी को। जैसे हमारी जीडीपी अब बिल्कुल सही चल रही थी, ठीक है, हमारे देश की इकोनॉमी बिल्कुल सही चल रही थी, अब वो स्लो डाउन आ गया। कारण क्या? उसमें लगी है एक्सटर्नलिटीज। एक पेंडेमिक आया है जो बाहर से आया है, हमारी इकोनॉमी में कोई चेंज नहीं था, बाहर चेंज हो गया भाई, बाहर के देशों में चेंज हो गया, उसके कारण हमारी इकोनॉमी पर असर पड़ गया, क्योंकि हम बाहर व्यापार करते ही हैं। अब जब बाहर कुछ खरीदेंगे बेचेंगे नहीं, तो हमारी भी जीडीपी कहाँ ग्रोथ होगी? हमारी जीडीपी की असर तो उस पर पड़ेगा। तो ये एक्सटर्नलिटीज होती हैं बच्चे। ठीक है, ये आज का लेक्चर था। इसी लेक्चर के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ये पूरा हो चुका है। ठीक है, आशा करता हूं आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।